9 करोड़ रुपए देकर घूस देकर चीफ जस्टिस को घूस देकर ये जजमेंट खरीदा है। मेरे पास याद नहीं आया था, उसने बोला 9 करोड़ में इसने जजमेंट खरीदा है और यकीनन अगले दिन वो जजमेंट आ गया। गोगोई साहब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या का जजमेंट दिया, रफाल का जजमेंट दिया और तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरुण मिश्रा को देख लीजिए। इस देश में तमाम दलित पत्रकारों ने चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर कहा था कि किस तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से बाइस्ड हो चुकी है, पक्षपाती हो चुकी है। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किस तरीके से धड़ल्ले से तमाम ऐतिहासिक फैसलों को चुटकी बजाते हल कर देती थी। मानो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती चल रही है और समझ इतनी अच्छी है कि तमाम पुराने मुद्दों को जज साहब कितनी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और उन पर खुले मन से फैसला देते हैं। ऐसा ही कुछ तमाम सिलसिला जो सीजीआई इस देश के मुख्य न्यायाधीश बनकर बैठे, उन्होंने किस तरीके से पक्षपाती तरीके से या सरकार के फेवर में तमाम फैसले दिए। उन फैसलों में सबसे पहले रंजन गोगोई साहब की जब किरकिरी हुई तो उन्होंने सरकार के पक्ष में तमाम फैसले न देने का फैसला कर लिया। जब 2018 में वो अपने उस पद पर बैठे, उन्होंने शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कसम खाई थी कि इस देश के सभी नागरिकों के साथ समान अधिकार और समान न्याय की जुगाड़ करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने उनको लालच देकर किस तरीके से राम टेम्पल का मुद्दा फंसा लिया। ये मुद्दा किस तरीके से सुलझते सुलझते चंद्रचूड़ के हाथों भेंट चढ़ गया। वहीं से स्टार्ट नहीं होता। इस देश में तमाम मुख्य न्यायाधीश किस तरीके से भेदभाव करते हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। उसके बाद में शरद अरविंद बोबड़े साहब आए, जिन्होंने भारत सरकार की तमाम पहलों में खूब जमकर साथ दिया और तारीफ की। यहां तक कि भारत में आया सीएए जो गृह मंत्री के द्वारा लाया गया था वर्तमान में, उसमें कई कमी खामियां थी। जहां दूसरे देशों को लोगों को भारत में घुसाया जाएगा और भारत में बसे तमाम लोगों को दूसरे देशों में पहुंचाने जैसे तमाम सपने दिखाए गए ताकि हाउसिंग सोसाइटी के अंकल आंटियों को पूरा मसाला दिया जा सके। वो मुद्दा ऐसे 22 जजों में से एक था। अब तीसरे स्तर पर जो आते हैं एनवी रमन्ना साहब, जिन्होंने किस तरीके से पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर ने सरकार और विपक्ष के मन चले मुंसूबों पर पूरी तरीके से अपनापन दिखाया था, यानी कि विपक्ष के सांसदों पर जासूसी की गई थी। उस मुद्दे को भी किस तरीके से एनवी रमन्ना साहब ने दबा दिया। आर्टिकल 370 किस तरीके से वहां के लोगों से रेफरेंडम करवाने के बजाय सरकार के फेवर में फैसले दिए और सरकार को सही ठहराया और ये फैसला सुना दिया गया। उसके बाद में किस तरीके से इस देश में ओबीसी एसटी आदिवासी अपने आरक्षण को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं, लाठी डंडे यानी कि पिटाई भी खा रहे हैं। लेकिन इस देश में 10% जो लोग हैं इस देश में, उन्हें 10% ही आरक्षण मुहैया करा दिया जाता है। ये उमेश ललित जी जैसे चीफ जस्टिस की देन थी, यानी कि पूरी तरीके से सरकार का फेवर कर देना। और सरकार चाहती थी कि आप फेवर करेंगे तो आने वाले समय में आपको इसका लाभ भी मिलेगा और लाभ कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी मिला है। कई हाई कोर्ट के जजों ने तो अपने पदों को छोड़ने के बाद राजनीतिक शपथ और सत्ता ग्रहण कर ली ताकि उनके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं रहे। इस देश के तमाम लोग टैक्स भरते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कर रही राजनीतिक पार्टियां, और अब तो संवैधानिक पदों को छोड़कर उसकी मर्यादा तो छोड़ देते हैं लेकिन अपनी जमीन को बेचकर राजनीतिक पार्टियों के साथ चले जाते हैं। उसके बाद में किस तरीके से इन सारे जजों ने निर्णय और पक्षपाती तरीके से लिए गए फैसले सरकार के फेवर में दिए। उसके बाद में फैसला आता है डी वाई चंद्रचूड़ साहब। आपको पता होगा बीजेपी एक ऐसे पैसे वाली पार्टी थी जिसने सभी छोटी मोटी पार्टियों को अपना भोजन बना लिया, यानी कि सभी पार्टियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उसी में से एक मुहिम थी कि उत्तर प्रदेश से किस तरीके से अन्य पार्टियों का दबदबा खत्म कर दिया है। तभी मोदी जैसे प्रगण और मजबूत और बुद्धि के प्रखर व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का इजाफा किया और ये इजाफा किस तरीके से बीजेपी की बॉन्ड जो चंदा और धंधा मॉडल होता था उसको किस तरीके से मजबूत किया। इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को देश में सबसे ज्यादा पार्टियों में चंदा मिला और वो धन धान से संपन्न हो गई। तभी तो तमाम एमएलए को 10-10 करोड़ में खरीदा और मध्य प्रदेश जैसी सरकारों को हिला डाला, कांग्रेस की सरकार और विधायकों को खरीद डाला और अपनी सरकार बना ली। यानी कि दाम दाम और दंड भेद सभी अपनाकर अपनी सरकारें बनाने में सक्षम रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से बहुत सारा धन आया। उस बॉन्ड को किस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जब अपने नजरिए से देखा तो उन्हें लगा कि इसमें कोई गड़बड़ है। पूरे देश में फुटेज खाने लगे, लोग कहने लगे कि डीवाई चंद्रचूड़ पर अब आस्था टिकी। इस देश के सामान्य नागरिक और गरीब और आम व्यक्ति, इस देश के ओबीसी एसटी आदिवासी और तमाम पिछड़े लोग जो चाहते हैं कि सरकार मनमानी करेगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोकेगा। और ऐसे कई फैसले जो मोदी सरकार ने लगातार दिए लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने थोड़ी फुटेज खाई, उसके बाद में सरकार से हाथ मिला लिया। आज किस तरीके से वकील साहब ने सारे खुलासे कर दिए कि किस तरीके से चंद्रचूड़ साहब ने राम मंदिर पर जो फैसला आया या मुद्दा जो मसला रखा गया था रंजन गोगोई के कार्यकाल में यानी कि 2018 में, उससे चंद्रचूड़ साहब ने कितनी अच्छी तरीके से साफ कर दिया और फैसला दे दिया सरकार के पक्ष में, जबकि कई पहलू उनके सुने ही नहीं गए क्योंकि चंद्रचूड़ साहब और तमाम जजों ने किस तरीके से अपनी कीमत पहले ले ली थी जो वकील साहब यहां बता रहे हैं। चौथे स्तर पर जब 11 नवंबर 2024 को संजीव खन्ना साहब ने अपना पदभार संभाला और लोगों को विश्वास था कि अब खन्ना साहब ही कुछ कर सकते थे, लेकिन इससे पहले खन्ना साहब चंद्रचूड़ साहब की एक स्पेशल बेंच में थे। तब ईवीएम का मसला बार बार आ रहा था लेकिन उस समय इन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने मना कर दिया कि ईवीएम जैसी कोई शिकायत और कोई गड़बड़ी की यहाँ पेटिशन नहीं लगाई जाएगी, ना ही हम उस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज की डेट में पंजाब हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने किस तरीके से हरियाणा चुनाव और तमाम और चुनावों को लेकर जो बैलेट वोटों को बनाने की बड़ी कहानी को सुलझाया है। उससे यही पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला था। जैसा कि मोदी सरकार ने पहले इलेक्शन कमीशन के चुनाव को एक झटके में अपने तरीके से रख दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी था लेकिन उसे बाईपास कर एक अपना मंत्री और प्रधानमंत्री खुद और विपक्ष का एक नेता यानी कि विपक्षी दल का नेता रहेगा और सीजीआई को मुख्य इलेक्शन कमीशन को चुन लिया जाएगा। बस इसी पे किस तरीके से जल्दबाजी मोदी सरकार ने फिर से की कि इनका कार्यकाल खत्म होने से ही पहले तमाम सवाल उठ रहे थे कि राजीव जी को इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक तमाम फुटेज को बाहर रखना चाहिए, मतगणना की तमाम सूचियों को बाहर रखना चाहिए। ऐसे तमाम सवालों पर वो अक्सर शेर और शायरी सुनाकर बचकर निकल जाते थे। कहीं ना कहीं वकील साहब के कहने के हिसाब से ये सारे लोग बिक चुके थे, तभी तो वो शेर और शायरी से अपनी आफत और जान को बचाते थे सरकार के चुंगल से। अब खैर उन्हें रिटायर्ड कर दिया तो उसके बाद जो ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन का मुख्य आयुक्त बना दिया गया वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी है और बस इसी पर स्टे आया तो मोदी सरकार के हाथ पैर फूल चुके। राहुल गांधी पहले से ही प्रयास कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले जो प्रक्रिया थी आप मेजोरिटी में आकर संसद में इस तरह के कानून बना दिए कि पूरी तरीके से आपके पक्ष का इलेक्शन कमिश्नर हो और वो पूरे प्रदेश
प्रदेशों में हो रहे चुनावों में लगातार धांधली कर सके, लेकिन खन्ना साहब ने इसकी पूरी तरीके से बाल की खाल निकालकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पंजाब और राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया कि किस तरीके से ये नियुक्तियां फर्जी हुई और तमाम जजेसों को पैसे देकर खरीद लिया गया। तो क्या अब देश में संवैधानिक संस्थानों को बचाने के लिए और उनका दुरुपयोग करने के लिए सत्ताधारी पार्टियां किसी भी कीमत पर जा सकती हैं? खासकर मोदी जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले पर तो उन्हें बचा दिया था सीजेआई चंद्रचूड़ ने, लेकिन क्या खन्ना साहब अब उनके पीछे पड़ इन सारे लोगों का भांडाफोड़ कर देंगे और सरकार जो कि बैसाखियों पर चल रही है अब पूरी तरीके से गिर जाएगी? आने वाले समय में देखना रोचक होगा कि अब ये इलेक्शन कमीशन के तमाम मुद्दों पर क्या सुप्रीम कोर्ट अपने